शास्त्रार्थ पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 पीएचई का दैट इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के आसपास की ये वीडियो रहे, ठीक है ना। जैसे भी आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। तो बेटा इस चैप्टर में जो हमें मुख्य बातें पढ़नी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिर दूसरा है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्स ऑफ फंक्शंस, तीसरा है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, चौथा है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल ए हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ ए डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ, और चौथा है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ए डाइट इन द स्पोर्ट्स प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में बांटा है। दो पार्ट में एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनकी एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड हमें चाहिए होती है। लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अब न्यूट्रिएंट्स में हम पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों खत्म करेंगे, ठीक है ना। आइए, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, हम इस चैप्टर को चार्ट की मदद से खत्म करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज दिस बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा? हाँ, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही अमाउंट में हमारी बॉडी को डाइट में इन्वॉल्व होते हैं वो कहलाते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है ना। तो ये तीन ग्रुप में होते हैं। पहला ग्रुप होता है फॉर द एनर्जी, दूसरा ग्रुप होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी, और तीसरा होता है आपका फॉर द इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। तीन ग्रुप में होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट है, अब देखिए बैलेंस डाइट में क्या होता है, फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स बांटे हुए हैं फूड के आधार पर कि कौन कौन से फूड्स बैलेंस डाइट का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं सीरियल्स एंड मिलेट्स। सीरियल्स एंड मिलेट्स इंक्लूड जैसे व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सीरियल्स एंड मिलेट्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट फूड का बैलेंस डाइट का हिस्सा है। दूसरा है पल्स। पल्स के एग्जांपल में है जैसे ग्राम, चना, आपका रेड ग्राम, बंगाल ग्राम, दैट कैन इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ डाइट। जैसे कि पल्स प्रोवाइड ए प्रोटीन, तो अब पल्स नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस लोगों के लिए पल्स बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन माने जाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो वो मीट से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए पल्स इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि पनीर हो गया, खोआ हो गया, मिल्क, कर्ड, चीज, ये एक अच्छी क्वालिटी के फैट देने वाले, प्रोटीन देने वाले कंपोनेंट माने जाते हैं। उसके बाद मीट एंड मीट प्रोडक्ट, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है? मीट, फिश, चिकन, एग्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द एनिमल्स विच इज कंज्यूमेबल, तो वो आपके मीट का। तीसरा आता है नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये भी एक ग्रुप है, जैसे ग्राउंड नट, आलमंड, चैस्यू नट, ये एग्जांपल है नट्स एंड सीड्स के। आगे देखिए ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स एंड वेजिटेबल्स, इसको GLVs कहा जाता है। इसमें आ जाता है जैसे मस्टर्ड, जिसको सरसों कहते हैं, आपका बथुआ, फेन्यूग्रीक लीव्स, मेथी, स्पाइनेच, पालक जिसे कहते हैं, ये भी विटामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। रूट वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल में पोटैटो, कोलोकैसिया, स्वीट पोटैटो, यम, etc, ये भी बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होने चाहिए। एंड अदर वेजिटेबल में वो मिनरल्स एंड विटामिन से रिच, जो मिनरल्स एंड विटामिन से रिच वेजिटेबल होते हैं वो। तो
अमाउंट ऑफ मिनरल एंड विटामिन जिसमें अच्छा होता है, जिनमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है वो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपने एक थाली देखी हो अगर अच्छी थाली, तो उसमें लगभग सभी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। केवल एक ही प्रकार के सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर बहुत लंबे समय तक डाइट मेंटेन नहीं रखनी चाहिए। कई अलग अलग प्रकार के फूड्स, फ्रूट्स एंड ग्राम्स, वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल अपने रेगुलर डाइट में हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर सोर्स अलग है, हर फूड का कंपोनेंट अलग है, तो हमें सभी कंपोनेंट की एक बैलेंस मात्रा चाहिए होती है, ठीक है ना। फ्रूट्स इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। डिफरेंट फ्रूट्स आर सोर्स ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग फ्रूट अलग अलग सोर्स हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। इसमें जैसे मैंगो है, एप्रिकॉट्स है, ऑरेंज, पपाया, रिच इन द कैरोटीन पाए जाते हैं। सीट्रस फ्रूट में विटामिन सी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो फ्रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रूट्स एंड जूस दोनों में ज्यादा अच्छा क्या माना जाता है? फ्रूट्स ज्यादा अच्छा माने जाते हैं, क्योंकि फाइबर कंटेंट भी आप कंज्यूम करते हो जैसे ही जैसे आप फ्रूट्स को कंज्यूम करते हो, लेकिन जब आप जूस को कंज्यूम करते हो तो फाइबर को आप निग्लेक्ट कर देते हो। फाइबर की भी एक इंपॉर्टेंस है बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर आपका शुगर कंटेंट वाले मटेरियल्स, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं ज्यादा, जैसे कि जैगरी जिसमें आयरन होता है ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है बैलेंस डाइट का। फैट एंड ऑयल इंक्लूड घी, ऑयल, बटर, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का और फैट का, ठीक है ना। अब इसमें जो ग्रुप्स बांटे गए हैं वो 3 आधार पे ग्रुप्स बांटे गए हैं, जैसे पहला एनर्जी गिविंग फूड्स, दूसरा बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स, और तीसरा प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स, ठीक है ना। तो पहले देखिए एनर्जी गिविंग फूड्स में, वो एनर्जी गिविंग फूड्स में वो होंगे जैसे कि जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स वो होगा जो हमारे टिश्यू के, मसल्स के ग्रोथ में हेल्प करने वाले फूड्स या फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा है बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स, जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं एनर्जी गिविंग में सीरियल्स हैं, रूट एंड ट्यूबर्स हैं, शुगर एंड जैगरी है, फैट एंड ऑयल है, ठीक है ना। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स में मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट, फिश, एग्स एंड पोल्ट्री आइटम्स हैं, पल्सेज हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं। फिर इसके बाद ग्रुप थ्री में आते हैं प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव का मतलब हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने वाले फूड्स जो होंगे, जो उसमें हेल्प करते हैं, बेसिकली जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले फूड्स होते हैं, उनके बारे में। तो जैसे येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स जैसे मैंगो, पपाया, गुड सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी अच्छी पाई जाती है इनमें, ठीक है ना। तो सिट्रस फ्रूट मतलब कि जैसे नींबू, खट्टे फ्रूट जो होते हैं वो। फिर अदर्स में एप्पल्स एंड बनाना, आपने सुना होगा, एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर अवे, है ना। तो एप्पल्स भी एक अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारा प्रोटेक्टिव आइटम है, प्रोटेक्टिव फूड आइटम है, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा फ्रूट्स में आ जाते हैं, दूसरा पार्ट है वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स जैसे कि स्पाइनेज, मस्टर्ड एंड फेन्यूग्रीक etc। येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स जिसमें कैरेट एंड पंपकिन है, एंड अदर्स में बीन्स, ओकरा एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है ना। फिर रूट वेजिटेबल में पोटैटो, याम एंड रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये, ठीक है। तो ये बैलेंस डाइट के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हो सकता है आपके एमसीक्यू में या किसी में भी ये आ सकता है, ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो बैलेंस डाइट में बेसिकली क्या देखा हमने? बेसिकली देखा कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर तीनों ग्रुप ऑफ फूड्स का सफिशिएंट रेशियो में पार्टिसिपेशन हो रहा हो, जैसे कि आपका प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स भी हो, दूसरा आपका बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स भी हो, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो, और तीसरा आपका एनर्जी सोर्स वाले फूड्स भी हो, ठीक है ना। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है
इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है दैट इज न्यूट्रिएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए ये चैप्टर बेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना कि आपके पीएचई के क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में तो आएगा, प्लस जो बच्चे ये सोचते हैं कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको देना है आगे चल के, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बायो के अंडर आता है न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो उसका बहुत अच्छा पार्ट इससे कवर हो जाएगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कहा जाए कि आप बताइए कौन सा पार्ट, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज द चैप्टर, ठीक है ना, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। nutrients, it is a well known that food is essential for survival. Food refer to any substance that neutralize our body, or in other words it is anything that we can digest, absorb, utilize for the various psychological functions of the body including growth and डेवलपमेंट। तो उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो चीज है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है। हम क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं इसीलिए हमें भी तो कहीं ना कहीं से ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा की प्राप्ति हम कहां से करेंगे, न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स किसके रूप में हम ग्रहण करते हैं, फूड के रूप में हम न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे हम अपने बॉडी के अलग अलग फंक्शंस और एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, और वो हम फूड के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है आपकी बुक में, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो मैक्रो वो है जिनकी हमको लार्ज क्वांटिटी चाहिए, लार्ज क्वांटिटी, और माइक्रो वो है जो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करने होते हैं, बट दे ऑल्सो हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी एक्टिविटी। अब देखो इसके आगे है, हम सबसे पहले देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हमारा जो आता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, प्लस हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रोजन, और तीसरा है एड्स, एड्स का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो इन तीनों एलिमेंट का ये एक कंपाउंड है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है। दो तरह के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एक होता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल होंगे जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स होंगे जैसे इसके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स होंगे आपके डाइसैक्राइड्स या C2H12 और O5 जो होता है वो, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं चार्ट से कि सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होंगे बेटा जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ केमिकल्स ना डेवलप करें, सिंपल चेन ऑफ केमिकल डेवलप करते हो कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स वो होंगे जो कि लार्ज चेन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डेवलप करते हैं, ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनके, 1 ग्राम प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी, ठीक है ना। सोर्स क्या है इसके, फूड, सीरियल्स, ग्राम्स, मिल्क, शुगर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होंगे दैट इज सॉल्यूबल इन वाटर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होंगे दैट इज नॉट सॉल्यूबल इन
वाटर, ठीक है ना। दे आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्स है ये। बेसिकली काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए हमारी बॉडी को, उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में होता है वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेस प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी अभी आगे देखेंगे। अब देखिए इनके फंक्शंस क्या है। एनर्जी नीडेड, इट प्रोवाइड एनर्जी नीडेड। कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल, इसके मेन सोर्स हैं ये। दीज स्पेयर प्रोटीन फॉर देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसा कि एनफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल, प्रोटीन आर यूज्ड फॉर एनर्जी गिविंग। अगर कार्बोहाइड्रेट हमें सफिशिएंट मात्रा में ना मिले तो फिर हमें एनर्जी की पूर्ति हम प्रोटीन से करते हैं। रफेज होता है इसमें, यस। डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज प्रोवाइड ए फीलिंग ऑफ ए फुलनेस, दैट इज वन डज नॉट फील हंग्री सून आफ्टर हैविंग मील, यानी कि खाना खाने के बाद तुरंत फिर से भूख लग गई, ऐसा हमें महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रफेज हमारी डाइट का हिस्सा होता है, ठीक है ना। अगला है, इट प्रोवाइड ए बल्क ऑफ ए डाइट, हेल्प इन द स्मूथ एलिमिनेशन ऑफ स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत इससे नहीं होती रफेज से। हेल्प प्रिवेंट ए डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज को, रिस्क को, हार्ट डिजीज के रिस्क को ये कम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन भी सेम चीज है, दैट इज प्रोटीन में भी हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस इसके साथ नाइट्रोजन भी होता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना। तो वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है। पहला वाला कार्बोहाइड्रेट वो एक एनर्जी सोर्स ऑफ फूड था, ये प्रोटीन दैट इज बिल्डिंग मसल्स फॉर द बिल्डिंग बॉडी, प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन हमारे ग्रोथ और मसल बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला जो न्यूट्रिएंट है। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मसल ज्यादा बने, ग्रोथ ज्यादा हो मसल की, तो इसके लिए वो लोग प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन बिल्ड्स एंड रिपेयर बॉडी सेल, बॉडी सेल को बनाता है, मसल को बनाता है, बेटा ध्यान दो, बॉडी सेल को बनाता है, मसल को बनाता है, और बॉडी एंड मसल को रिपेयर करने का काम करता है। दूसरा, प्रोटीन फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, इनके परफॉर्मेंस में भी पार्टिसिपेट करता है, इनके परफॉर्मेंस में हेल्प करता है प्रोटीन। तीसरा है, आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, 4 किलोग्राम पर ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्स क्या है इसका, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, फिश, एग, पोल्ट्री, मीट, लेगम्स एंड ग्रेन्स, ये इसके सोर्स हैं। इसके बाद आता है बेटा फैट। फैट क्या होता है, फैट ज्यादा एनर्जी दे देता है, ठीक है ना। ये लिपिड है, इसको लिपिड भी कहते हैं। फैट प्रोवाइड एनर्जी कितनी, 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ फैट से प्रोवाइड होती है। फैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग फैट सोल्यूबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। अगला, फैट आर ए पार्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स अराउंड द नर्व्स, हार्मोन्स एंड बाइल्स, इसके परफॉर्मेंस में, इसके फंक्शंस में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। क्या सोर्स है इसके, वेजिटेबल सोर्स, वेजिटेबल ऑयल, घी और वनस्पति घी, सॉरी विजिबल सोर्स है, वेजिटेबल ऑयल है, घी है, वनस्पति घी है, मार्गरेन इनविजिबल सोर्स है इसमें, जैसे चीज, मीट है, पोल्ट्री, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, ऑयल्स, ये इसके फैट के सोर्स है। ये बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। ज्यादा शरीर में चर्बी होती है तो ठंड कम लगती है, ठीक है ना। इसके बाद
लिस्ट ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बेसिकली ये क्या है, टोटल 23 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से हमारी बॉडी को 9 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो एसेंशियल अमीनो एसिड ये हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, और दीज आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ये बता दिया। 20 अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर इन वेराइंग सीक्वेंस फॉर ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। 23 टोटल अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो आपस में जुड़ करके अलग अलग प्रकार की प्रोटीनों का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे शरीर के ग्रोथ में अलग अलग तरीके से हेल्प करती है, ठीक है। कुछ फैक्ट है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर द इंडियन एडल्ट दैट इज 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू RDA 2020 ICMR एंड NIN। 10 फॉर ए मैन वेट 60 किलो के आदमी के अंदर 54 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होनी चाहिए, और 55 किलो की महिला की बॉडी के अंदर 46 ग्राम की प्रोटीन की पर डे में प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज ए गुड साइन, ओके। इसके बाद आता है बेटा फैट। फैट हमने देख लिया। फैट बेसिकली क्या होता है, दीज आर फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। फैट जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या है, सैचुरेटेड फैट दैट आर सॉल्यूबल इन द, बताइए, सैचुरेटेड फैट डिपेंडिंग ऑन द डबल बॉन्ड इन देयर केमिकल। सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन ए नो डबल बॉन्ड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन ए 1, एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन ए मोर देन 1 डबल बॉन्ड। द परसेंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी इज ए हायर। सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे शरीर में ज्यादा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे शरीर में कम होता है सैचुरेटेड की तुलना में, ठीक है ना। सैचुरेटेड फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एन एनिमल फैट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क। सैचुरेटेड फैट ज्यादा हेल्थ रिस्की होता है, कैसे, एक्चुअली दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ए हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के रिस्क को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड फैटी में क्या क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। When they are replaced saturated fat in the diet, they help in reduce blood cholesterol को कम करने में मदद करता है, lowering the risk of a heart disease है। कैनोला, ऑलिव, पीनट, पाल्मोइन, राइस ब्रान एंड तिल, इनमें पाया जाने वाला जो आपका फैट है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। तो कौन सा फैट खतरनाक होता है बॉडी के लिए, सैचुरेटेड इज more risky for health and unsaturated is not that much risky for health, ठीक है ना। Dietary fat can be attained from the visible as well as invisible source। visible source में जैसे जैसे आएंगे आपके आ जाएंगे घी, बटर, कुकिंग ऑयल, ये सब visible source है इसके। एंड इनविजिबल सोर्स में आएंगे आपके पल्स, मिल्क, एग, मीट, etc, ये इनविजिबल सोर्स है, ठीक है ना। विजिबल प्लस इनविजिबल प्रोवाइड बिटवीन 15 to 30% ऑफ ए टोटल कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए विजिबल फैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। 20 से 30 ग्राम पर डे हमें क्या चाहिए, दैट इज हमें 15 से 30 टोटल कैलोरी का रिक्वायरमेंट होगा, परसेंटेज ऑफ कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी एक दिन में, जिसमें से विजिबल फैट 20 से 30 ग्राम का हमें पर डे चाहिए होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे में आता है वाटर। वाटर क्या है, मैक्रो है कि माइक्रो है, वाटर इज ए मैक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वाटर क्या करता है, एनर्जी देता है क्या, नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में फंक्शंस अच्छे से हो सके न्यूट्रिएंट्स के, इसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए
वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ, कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये बनता है, H2O, ठीक है ना, जानते हैं वाटर होता है। वाटर इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, इट मेक 60% ऑफ द टोटल वेट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल होता है उसका 60%, हाँ बेटा H2O, सॉरी HO2 नहीं, H2O मैंने बोला था, H2O ही था, लिख दिया HO2, H2O, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे इंडिविजुअल के बॉडी के 60% बॉडी वेट जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है ना। वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है वाटर, ठीक है ना। वाटर बाथ द बॉडी सेल कीप देम मॉइस्ट, हमारे बॉडी में नमी बनाए रखता है, लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है। इट ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लुब्रिकेंट फॉर द ज्वाइंट्स, हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स में ये इंपॉर्टेंट लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। विटामिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, विटामिन, इसके बहुत सारे प्रकार हैं, विटामिन के सोर्स अलग याद रखने पड़ेंगे, विटामिन के डिजीजेस किसमें कौन सा क्योर करता है वो अलग याद रखना पड़ेगा, और इसके केमिकल नेम याद रखने पड़ेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दैट विटामिन। आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कह सकते हैं इसे, विटामिन। ये एनर्जी नहीं देता, लेकिन ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखता है। मेटाबॉलिज्म मतलब हर न्यूट्रिएंट्स अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके हमारी बॉडी में, इसके लिए विटामिन की सही मात्रा जरूरी है, बेटा ध्यान दो। अब देखो विटामिन क्या है, विटामिन आर द केमिकल्स विच आर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन द प्रॉपरली। स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए तो बेटा कैसा होगा, ये माइक्रो होगा कि मैक्रो होगा, दिस इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर, ठीक है। दे वर्क इन द वेराइटी ऑफ ए वेज, मोस्ट एज ए हेल्पर की तरह ये काम करता है, जैसे मे ऑफ द विटामिन बी विटामिन हेल्प इन द बॉडी यूज ऑफ, ये प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल में हेल्प करता है, ठीक है ना। जैसे पहला है वाटर सोल्यूबल विटामिन, वो विटामिन जो कि पानी में घुल सकते हैं, और फैट सोल्यूबल विटामिन, वो विटामिन जो कि फैट में घुल सकते हैं। दो तरह के विटामिन हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन होते हैं, जैसे ऑल द बी विटामिन, बी विटामिन मतलब कि विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, ये सब। और विटामिन सी सिट्रिक फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जो खट्टे फलों में पाए जाने वाला रस, वो भी फैट में सॉरी वाटर में घुल सकता है। The amount of a water soluble vitamins that body doesn't use passes through the kidney and leaves the body as a urine or stools। वो विटामिन का पार्ट जो हमारे वाटर में सोल्यूबल विटामिन नहीं है, वो हमारे किडनी के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू यूरिनेट, ठीक है ना। फिर आता है बेटा बॉडी नीड ए वाटर सोल्यूबल विटामिन इन फ्रीक्वेंट स्मॉल डोजेस। हाँ, हमारे शरीर को विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन क्यों चाहिए, छोटी छोटी मात्रा में फ्रीक्वेंटली हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, क्यों, क्योंकि स्मॉल डोजेस में चाहिए, दे आर अनलाइकली टू रीच द टॉक्सिक लेवल, ताकि हमारे शरीर में टॉक्सिक लेवल ना बढ़े, ठीक है ना। दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन है बेटा, विटामिन ए है, डी, ई और विटामिन के है। हाँ फैट, हाँ कीड़ा कह सकते हो, KEDA कीड़ा, ठीक है ना, हाँ मोटा कीड़ा, फैट कीड़ा। फैट सोल्यूबल विटामिन आर स्टोर्ड इन द बॉडी सेल एंड आर नॉट पास्ड आउट ऑफ द बॉडी एज इजिली एज वाटर सोल्यूबल विटामिन। हमारे शरीर में ये विटामिन स्टोर होते हैं, और जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी से आराम से पास हो सकते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी से आराम से पास नहीं होते, ठीक है ना।
दे आर मोर लाइकली टू रीच द टॉक्सिक लेवल्स, ये विषैले पदार्थ में कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे शरीर में। इफ पर्सन टेक्स टू मच ऑफ दिस विटामिन, अगर ज्यादा ले लिया जाए ना ये विटामिन की क्वांटिटी, तो हमारे शरीर में टॉक्सिक का लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस टेबल को दो दो तीन तीन चार बार पढ़ लेंगे आप तो ये चीज याद हो जाएगी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स का नाम, एक केमिकल नाम है और एक उसका विटामिन B1। तो विटामिन B1 को कहते हैं थाइमाइन, थाइमीन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके क्या है और इसके सोर्स क्या है। तो सबसे पहले सोर्स देखिए, होल ग्रेन सीरियल्स, पल्स, पीनट, सीड्स, मशरूम्स, ग्रीन पीस, बीन्स, एग यॉक एंड मीट, ये इसके सोर्स हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन में है, कोएंजाइम्स की तरह फंक्शन करता है ये। नीड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और इंपॉर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन, नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। फंक्शन भी पूछ सकता है, केमिकल नेम भी पूछ सकता है और सोर्स भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये टेबल इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। कहां से मिलेगा, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे कि एग, लीवर, किडनी, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से, ब्रोकली से, होल ग्रेन सीरियल से और लीगम्स से मिल सकता है। ठीक है, क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका, एक्ट टू कोएंजाइम्स फ्लेविन एंड मोनोन्यूक्लियोटाइड, इन दोनों एंजाइम्स में हेल्प करता है इनके फॉर्मेशन में। एंड फ्लेविन, एडेनिन एंड डाई न्यूक्लियोटाइड नीड फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, पहला। दूसरा, इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, आंखों की रोशनी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्किन हेल्थ, त्वचा के, अच्छी त्वचा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बाद आता है बेटा विटामिन B3, क्या कहते हैं इसे, नियासिन कहते हैं। पार्ट एज एन कोएंजाइम की तरह काम करता है। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसका नाम है। एंड निकोटिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन में हेल्प करता है। सोर्स क्या है इसका, होल ग्रेन सीरियल्स, पल्स, मीट, पोल्ट्री इसके सोर्स है। एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स लैक niacins but are a rich source in the EAA tryptophans, which can be converted into a niacin in the body when require a 60 mg of a tryptophans can be converted into a 1 gram niacin। सोर्स देखिए इंपॉर्टेंट, पोल्ट्री, मीट, पल्स एंड होल ग्रेन्स, इसमें ये पाए जाते हैं। इसके बाद विटामिन B6, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, इसका नाम बड़ा डरावना सा है। या तो इसे पायरोडैक्सल कह सकते हैं या पायरोडैक्साइन कह सकते हैं या फिर पायरोडैक्साइमाइन कह सकते हैं। ठीक है ना, कोएंजाइम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसे भी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म में, इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेकिंग व्हाइट ब्लड सेल में हेल्प करता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी ये हेल्प करता है। ठीक है ना, इसका सोर्स क्या है, मीट, पोल्ट्री, फिश, नट्स, सनफ्लावर, पल्स, होल ग्रेन, स्पिनच, बनाना, पोटैटो, ये इसके गुड सोर्स हैं। इसके बाद आता है बायोटीन। बायोटीन क्या है, देखिए एक विटामिन है बायोटीन, ये कोएंजाइम की तरह हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में ये हेल्प करेगा। वाइड स्प्रेड इन द फूड लाइक, जैसे ऑरेंज मीट सच एज लीवर, किडनी, एग यॉक, नट्स, आलमंड, पीनट, वॉलनट, सोयाबीन। देखिए सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, कम से कम 3 या 4 सोर्स। ठीक है ना, फिर इसके बाद आते हैं बेटा पेंटोथेनिन एसिड, ये भी एक विटामिन है, ये भी कोएंजाइम
ए की तरह काम करता है, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फूड लाइक्स मिल्क, मीट, पीनट और एग। मिल्क, मीट, पीनट और एग, लगभग सारे ही विटामिन इसमें पाए जाते हैं, कॉमन नाम है, ठीक है ना। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड ये भी विटामिन की तरह काम करेगा। डीएनए एंड न्यू सेल के और रेड ब्लड सेल के बनाने में एंजाइम की तरह ये काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूट्रोट्रांसमीटर्स की तरह काम करेगा, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और नीड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है ना। सोर्स क्या है? ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, पर्टिकुलरली स्पिनच, पल्स, ऑरेंज, ऑरेंज जूस, लीवर्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब इसके सोर्स हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, ठीक है ना। विटामिन B12 बहुत सुनते होंगे, विटामिन B12 सर बहुत अच्छा होता है, यही होता है वो कोबैलामीन। कोबैलामीन को विटामिन B12 कहते हैं। पार्ट ऑफ ए टू को एंजाइम, दो को एंजाइम से मिलकर के ये बना है, कौन कौन से है? तो मिथाइल कोबैलामीन एंड 5 डाइक्सो एडिनोसिन कोबैलामीन से मिलके ये बना है। ये नए सेल के बनाने में हेल्प करता है और नर्व फंक्शंस में भी इंपॉर्टेंट है। ये मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड, एग, मिल्क प्रोडक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर लास्ट में आता है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी कहा जाता है। ये एंजाइम की तरह काम करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। फाउंड इन द फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स में ये पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है ना। अब कौन सा है? फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? इनकी अगर ज्यादा क्वांटिटी हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं? टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आते हैं मोटा कीड़ा, याद किया था ना, फैट सोल्यूबल, तो मोटा कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, के ई डी ए, ठीक है ना। तो विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, ठीक है ना। ये विजन को सही कर रखता है, लाइट हेल्दी स्किन को बनाए रखता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, सॉफ्ट टिश्यू एंड इम्यून सिस्टम के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन ए फ्रॉम एनिमल सोर्स में मिल्क, चीज एंड क्रीम, बटर, एग योक, लीवर, ये क्या है? लीवर, हाँ, ये लीवर में जो एनिमल सोर्स है उसमें भी ये पाया जाता है। बीटा कैरोटीन में ये पाया जाता है। डार्क ग्रीन लीव्स, बहुत गाढ़ी हरी पत्तियां जो होंगी उनमें ये पाया जाएगा। एंड रेड एंड येलो फ्रूट्स में पाया जाएगा। विटामिन वेजिटेबल्स जैसे कि कैरोट, पंपकिन, मैंगो एंड पपाया में भी ये पाया जाएगा, पीले फल जो होते हैं उनमें, ठीक है। विटामिन डी आ जाता है बेटा, सूरज से प्राप्त होता है ये हमारी स्किन पर, ठीक है ना। नीड फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लिए ये जरूरी है। डिपोजिशन ऑफ ए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बोन, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग योक, लीवर, फैटी फिश, फोर्टिफाइड फूड विच एक्सपोज द सनलाइट से ये प्राप्त होता है। क्वेश्चन आता है बहुत कि सनलाइट से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? सनलाइट पे अगर आप 4-5 घंटे तक कंटिन्यू सनलाइट पर रहते हो तो आपके स्किन के ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस की जो लेयर होती है वहां पर ये विटामिन का निर्माण होने लग जाता है, विटामिन डी का, ठीक है ना। फिर विटामिन ई, ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट सेल वॉल, ठीक है ना, इसके फंक्शन है। ये प्लांट ऑयल्स जैसे सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन सीड, सनफ्लावर, इनमें ये पाया जाता है। वीट जैसे वीट में, होल ग्रेन्स प्रोडक्ट, लीवर, एग यॉक, नट्स एंड सीड्स में ये पाया जाएगा, ठीक है। फिर आता है बेटा विटामिन के। विटामिन के हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। एक बीमारी होती है जिसमें कोई चोट लग जाए तो खून रुकता नहीं है, बहता ही जाता है, क्यों? क्योंकि उस चोट की जगह पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? बेटा ध्यान दो, क्या कर रहे हो, ध्यान दो इधर। तो विटामिन के उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। ग्रीन लीफ वेजिटेबल जैसे कैबेज, मिल्क,
प्रोड्यूस्ड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय द बैक्टीरिया, इसमें ये पाया जाता है, ये इसके सोर्स है। अगला आता है बेटा मिनरल। मिनरल में क्या क्या चीजें होती हैं? मिनरल्स में हमारा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, ध्यान देखो। मिनरल्स में है बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये चार्ट जो भी है माइक्रो मिनरल्स के लिए और माइक्रो मिनरल्स दोनों के हैं। मिनरल्स में चार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। ये मैक्रो मिनरल हैं जिनकी ज्यादा मात्रा हमारी शरीर को चाहिए होती है। सोडियम का सोर्स क्या है? नमक इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है, और ये स्मॉल अमाउंट में मिल्क, ब्रेड एंड ग्रीन लीव्स में भी पाया जाता है। ये हेल्प करता है प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस में, हेल्प करता है रेगुलेटिंग अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड में, ये हेल्प करेगा नर्व ट्रांसमिशन में एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। क्लोराइड नीड फॉर ए प्रॉपर फ्लूइड्स बैलेंस, स्टमक एसिड में ये हेल्प करेगा। टेबल सैल्ट होता है सोया सॉस, लार्ज अमाउंट ऑफ ए प्रोसेस फूड, स्मॉल अमाउंट इन मीट, मिल्क, ब्रेड एंड वेजिटेबल में ये पाया जाता है। पोटेशियम मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है, नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। मीट, मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन पल्सेस में ये पाया जाएगा। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम आपके हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखता है, ठीक है ना। मसल के रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट सोर्स मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, फिग्स, बोल्स, फोर्टिफाइड सोया मिल्क, ग्रीन्स, लीव्स वगैरह में ये पाया जाएगा। फॉस्फोरस क्या है? इंपॉर्टेंट हेल्दी बोन है, टीथ के लिए और बोन के लिए इंपॉर्टेंट है। फाउंड इन द एवरी सेल, हर सेल में ये पाया जाता है। मेंटेन रखता है एसिड बेस बैलेंस को, फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स और मिल्क वगैरह में ये ज्यादा पाया जाता है। मैग्नीशियम ये हड्डियों में पाया जाता है, मेकिंग प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, इम्यून सिस्टम के हेल्थ वगैरह के लिए ये जरूरी है। कहाँ पाया जाएगा? नट, सीड्स, पल्स, लीव्स, ग्रीन वेजिटेबल, सी और चॉकलेट में ये पाया जाता है, ठीक है ना। तुरंत ध्यान आ गया चॉकलेट के नाम। हाँ, इतनी देर से ध्यान नहीं दे रहे थे, हैं? फाउंड इन द प्रोटीन मसल, फाउंड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकर इन द फूड एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन इन द मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, मीट, पल्स, नट्स वगैरह में ये पाया जाएगा। इसके बाद आता है बेटा माइक्रो मिनरल्स, जिसको हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, जिनकी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। आयोडीन सुना होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर गले का साइज बढ़ जाता है, तो आयोडीन कितना चाहिए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सुई की नोक जैसा आयोडीन हमें चाहिए होता है, बस पूरे जीवन में एक छोटे चम्मच के बराबर का आयोडीन चाहिए हमें, लेकिन वो ना मिले तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए आयरन है हमारा एक माइक्रो मिनरल है। आयरन इज अ मिनरल फाउंड इन द एवरी सेल, हर सेल में पाया जाता है। एसेंशियल मिनरल है ये रेड ब्लड सेल्स में निर्माण में, हीमोग्लोबिन के कैरियर में, रेड ब्लड सेल के निर्माण में हेल्प होता है। रेड ब्लड सेल के ह्यूमन ग्लोबिन में पाया जाता है, दैट कैरीज ऑक्सीजन टू एवरी सेल। हीमोग्लोबिन हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाएगा? ऑर्गन मीट में पाया जाएगा, रेड मीट में पाया जाएगा, फिश, पोल्ट्री, एग्स, योक्स एंड होल पल्सेस, होल ग्रेन सीरियल्स, ड्राइड डार्क ग्रीन लीव्स में पाया जाएगा। कहते हैं ना कि हरी पत्तियां खाया करो, हरी पत्तियों वाली सब्जियां, क्यों? क्योंकि ये चीजें पाई जाती हैं उनमें, ठीक है ना। बथुआ, पालक, ये सब। मायोग्लोबिन नीड्स फॉर द मसल कंस्ट्रक्शन, आयरन में पाया जाता है, आयरन इसमें पाया जाता है, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्रूशियल रोल प्ले करता है, और एंजाइम, मेनी एंजाइम्स नीडेड है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, ये जिंक का है, यहां तक आयरन का है आपका, यहां तक आयरन अच्छा रोल प्ले करता है, सोर्सेस के ये हैं। जिंक ये भी एक माइक्रो मिनरल है,
मेनी एंजाइम्स नीड सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन के सिंथेसाइज में एंड जेनेटिक मटेरियल के सिंथेसाइज में जिंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हैज अ फंक्शंस इन द टेस्ट परसेप्शंस, wound healings and normal fetal development, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, नॉर्मल ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरेशन। इसमें इसके फंक्शन में ये जिंक हेल्प करता है। किसमें पाया जाता है? मीट, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स में ये पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेटा आयोडीन मैंने कहा था ना, आयोडीन माइक्रो मिनरल्स है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, रेगुलेट एंड ग्रोथ करता है, थायराइड हार्मोन के ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करके रखता है। सी फूड, फूड ग्रोथ एंड नमक में पाया जाता है ये। फिर इसके बाद सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट होता है, मीट, सी फूड और ग्रेन में ये पाया जाता है। कॉपर पार्ट करता है एंजाइम्स बनाने में, और नीड फॉर द आयरन मेटाबॉलिज्म, पल्स, नट्स, सीड्स वगैरह में ये पाया जाता है। मैग्नीज एंजाइम बनाने में, बहुत सारे एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फूड्स, स्पेशल प्लांट फूड्स में ये पाया जाता है। ठीक है। फ्लोराइड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बोन एंड टीथ बनाने में ये हेल्प करता है। हेल्प इन द टूथ डिके, दांतों के सड़ने को ये रोकता है, दांतों के झड़ने को ये रोकता है। ड्रिंकिंग वाटर्स वगैरह में, फिश और मोस्ट टीथ में ये पाया जाएगा। क्रोमियम वर्क क्लोजली विद द इंसुलिन टू रेगुलेट द ब्लड, शुगर को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। एंड ऑर्गन मीट्स, स्पेशली लीवर, होल ग्रेन्स एंड नट, चीज वगैरह में ये पाया जाएगा। मॉलिब्डेनम ये भी एंजाइम को रेगुलेट करता है। पल्स, ब्रेड्स, ग्रेन्स, ग्रीन लीव्स वगैरह में ये पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके इस चैप्टर का। कहने का मतलब ये दोनों तीनों डायग्राम जो हमने देखा है टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स इन द डाइट। इसमें सबसे पहले न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से हैं बेटा? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स that is range from organic chemical compounds which is a nutritive value discuss above। ये सब न्यूट्रिशन देने वाले कंपाउंड्स हैं। केमिकल कंपाउंड्स इन द फूड, नो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन और फंक्शंस इज कॉल्ड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिशन देने वाले जो कंपाउंड हैं दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिटिव। जो न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि दूसरे फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है दैट आर नॉन न्यूट्रिटिव। ठीक है ना। जैसे नॉन न्यूट्रिटिव में आपका आ सकता है फाइटेट, टेनिन्स एंड ट्राइप्सिन इनहिबिटर्स। अब ये फाइटेट क्या होता है? एब्डेंटली फाउंड इन द अनरिफाइंड सीरियल्स एंड मिलेट्स में पाया जाता है। ब्लाइंड आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मेक दिस न्यूट्रिशन अनअवेलेबल फॉर डाइजेशन। ऑन जर्मिनेशन ऑफ द फाइटेट्स कंटेंट इज reduced। ठीक है। दूसरा है आपका टेनिन्स, दे आर प्रेजेंट इन द लेगम्स, मिलेट्स लाइक द बाजरा, रागी, स्पाइस में ये पाया जाएगा। और ये कहा टेनिन्स इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। तीसरा है ट्राइप्सिन इनहिबिटर्स, these inhibits the activity of a trypsin in the gut and interferes the digestibility and dietary protein, reduce their utilization। ये dietary protein के utilization में help करता है। कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन एंड व्हाइट डक एग्स वगैरह में ये पाया जाता है। ऑक्सीलेट्स क्या होते हैं बेटा? These are present green leaves में पाए जाएंगे, लेगम्स में पाए जाएंगे। ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। वाइट्रोजेन क्या होता है? एंटी थायराइड सब्सटेंस होता है। ये आयोडीन को अपटेकन में, आयोडीन प्राप्त करने में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड को डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूट करता है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, बाजरा, पीनट्स एंड लेटिल्स में पाया जाता है। फिर बेनिफिशियल ऑफ ए नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट्स देखिए फाइटोकेमिकल्स आर द केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये केमिकल कंपाउंड होता है। फ्रूट्स में ये पाया जाता है, वेजिटेबल, ग्रेन्स, बीन्स वगैरह में ये पाया जाता है। दे कैन
एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ए डैमेज, सेल को डैमेज होने से ये बचाता है, ठीक है। और इसके बाद है फिर आपका एंथोसाइनाइंस, एंथोसाइनाइन गिव्स ग्रेप्स, ब्लूबेरीज एंड द कार्बेरीज वगैरह में ये पाया जाता है, डार्क कलर के फ्रूट्स में पाया जाएगा। एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। फिर है आपका फ्लेवोनॉइड्स एंड फ्लेवोन्स, दे आर फाउंड इन द वेजिटेबल में पाया जाएगा, फ्रूट ग्रेन्स में पाया जाएगा, सोयाबीन एंड चिक्स पीस में पाया जाएगा। ये लिटिल बिट लाइक द ऑस्ट्रोजन की तरह काम करता है। ऑस्ट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट्स जैसे कि फाइटो ऑस्ट्रोजेंस, these help in the lowering the risk of a osteoporosis, heart disease, breast cancer and symptoms of the menopause, इन सब के डिजीज से ये क्योर करता है, ठीक है ना। कितना है बस ये। आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल होता है। डुप्लीकेट द टेस्ट ऑफ ए सुगर, इट कंटेन ए लेस एनर्जी, कम होती है उसमें। डाइट फूड्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बेवरेजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कंसीडर्ड एडिक्टिव, दे आर ऑफन रेगुलेटेड, ये एडिक्टिव होते हैं, ठीक है ना। दूसरा है प्रिजर्वेटिव्स, दे आर कंपाउंड हैविंग एबिलिटी टू inhibit the microbial growth and the often used as a food preservatives, मतलब कि खाने को सड़ने से बचाने के लिए। ध्यान दो बेटा, कहाँ हो। स्पाइस, मसाले हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, फ्लेवर लाते हैं, कलरिंग एंड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। मसालों के बहुत सारे हर्ब्स भी बनते हैं, वो हेल्प करते हैं। Turmeric roots also consumes production and vegetables and garlics and antibiotics की तरह ये यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। कॉफी एक ब्रिवरेज है, पिए जाने वाला पदार्थ है, ठीक है ना। ये बीन से, रोस्टेड बीन से बनता है, कॉफी से बनता है, और ये क्या करता है, the seeds are then roasted and varying the degrees depending on the desirable flavor before being ground and ब्रूड टू ए कॉफी। अब आगे आपका क्या दिया हुआ है, हेल्दी वेट, बॉडी मास इंडेक्स मुख्य पार्ट है इसमें। बीएमआई कहते हैं जिसे, क्या होता है बीएमआई बेटा, बीएमआई में केजी में आप अपना वेट ले लो, डिवाइडेड बाय मीटर में, मीटर स्क्वायर की हाइट से डिवाइड कर दो। उसमें जब आपका जो फिगर आपका जो निकलेगा फिगर, वो क्या कहलाएगा, अगर वो 18 से 24 के बीच का है तो आपकी बॉडी मास इंडेक्स, गुड बॉडी मास इंडेक्स कहा जाएगा। अगर 18 से कम है तो क्या कहलाएगा, मल न्यूट्रिशन की स्थिति है, आपकी न्यूट्रिशन की मात्रा पर्याप्त नहीं मिल रही है। और अगर 24 से ज्यादा कहा जाएगा तो आप मोटापे के शिकार हैं, मैं कहने का मतलब कि ओबेसिटी के शिकार हैं, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकालना है, किलोग्राम में वेट ले लेना है, बाय मीटर स्क्वायर में हाइट ले लेनी है। ये वेट है, ये हाइट है, और इससे 18 से 24 के बीच का वेरिएशन देख लेना है, ठीक है ना। तो आपका ये बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। जैसे देखिए 18.5 से कम है तो अंडरवेट कहलाएंगे, बेटा ध्यान दो। 18.5 से लगभग 25 से कम है तो नॉर्मल वेट कहलाएंगे। 25 से 30 के बीच में है ओवरवेट कहलाएंगे। 30 से 35 के बीच में पहले ग्रेड की ओबेसिटी है आपको। 35 से 40 के बीच में सेकेंड ग्रेड की ओबेसिटी है, और लगभग 40 से ऊपर है, अगर 40 के आसपास है तो आपको थर्ड ग्रेड की ओबेसिटी है, गंभीर मोटापे की स्थिति है, ठीक है ना। ईटिंग फॉर द वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल के लिए ईटिंग में क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स वगैरह ज्यादा खाए जा सकते हैं। फिर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, ये क्या होता है बेटा, व्हाट इज पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, मेंटेनिंग ए कैलोरी डेफिसिट ऑलवेज लीड टू ए वेट लॉस,
विदाउट एक्सरसाइज ए कैलोरी डिफिसिट मस्ट बी क्रिएटेड थ्रू द लोअर कैलोरी इनटेक। पतले होने के लिए एक्सरसाइज मत करो, केवल खाना छोड़ दो, तो क्या ये अच्छा साइन है? नहीं। दिस कैन रिड्यूस द योर एनर्जी इनटेक, ठीक है ना, तो फिर वो चक्कर वक्कर आने लगते हैं। फिर इसके बाद आता है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है बेटा? फूड इंटॉलरेंस इज द नॉन एलजीई मेडिटेट फूड हाइपर सेंसिटिव एंड नॉन एलर्जिक फूड हाइपर सेंसिटिव विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी इन डाइजेशन सर्टेन फूड। किसी विशेष प्रकार के कुछ फूड होंगे जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत आ जाती है, तो वो उस फूड के प्रति एलर्जी विकसित हो जाती है बॉडी में, ठीक है ना, दैट इज फूड इंटॉलरेंस। फिर इसमें आ जाता है आपका फूड मिथ, जो झूठ फैला हुआ है फूड के बारे में, वो क्या क्या है, तो उसे थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ए फ्यूअर कार्बोहाइड्रेट हेल्दियर यू आर, कम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो ज्यादा हेल्दी रहोगे, बकवास, झूठ, ढोंग, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। कम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो कम एनर्जी प्राप्त करोगे, और कम एनर्जी मिलेगी तो कमजोरी आ जाएगी, चक्कर खा के गिर जाओगे, ठीक है ना। कहाँ गया ये? अच्छा देखो देखो, ऑयल मार्जिन्स हैव ए फ्यूअर कैलोरी देन द घी बटर। कहते हैं कि घी और बटर उससे कम कैलोरी मिलेगी अगर तुम तेल पियोगे तो। ऐसा ऐसा नहीं है, ये भी झूठ है, ठीक है ना। घी बटर एंड ऑयल मार्जिन्स हैव अमाउंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी। एप्पल एंड ब्रिंजल्स आर रिच इन द आयरन बिकॉज दे टर्न ब्राउन व्हेन कट। अच्छा, ये भी बकवास है। One of the greatest myth about the apple and brinjal is that they are good source of iron. They are excellent source of fiber, not iron. ये फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, आयरन के अच्छे सोर्स नहीं होते। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर एप्पल को काट दो, काट के रख दो, तो थोड़ी देर बाद वो कटा हुआ हिस्सा ब्राउन पड़ जाता है। ये इस बात का प्रूफ है कि ये आयरन पाया जाता है इसमें। हाँ, जनरली ऐसा होता होगा, लेकिन एप्पल के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्यों? ये अच्छा सोर्स आयरन का नहीं है, बल्कि अच्छा सोर्स फाइबर का है, ठीक है ना। मिल्क शुड बी अवॉइडेड आफ्टर ईटिंग फिश। मछली खाने के बाद दूध मत पीना, इससे सफेद दाग हो जाएगा चेहरे पे, ये भी बकवास है। A lot of Indians think that the drinking milk after consuming fish is cause a skin disease like a pseudoderma, white patches on the skin. This is not true. ये भी झूठ है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, अगर सच निकला तो, ये सोच के लोग चेक ही नहीं करते अगर सच निकला तो, है ना। ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन मील्स आफ्टर डाइजेशन, क्या है सच्चाई देख लो। ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन मील्स एंड आफ्टर डाइजेशन, कहने का मतलब खाना खाते समय पानी पीना और खाना खाने के बाद पानी पीना। मोस्ट पीपल थिंक दैट ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मील will affect the capacity of digested food. The truth is that drinking water simply fill up the stomach. As a result, one tends to eat less, which is especially good when someone is trying to lose weight. जिसको अपना वजन कम करना हो ना, वो खाना खाते खाते पानी पिए, उससे क्या होगा, उसका पेट जल्दी भरा हुआ महसूस होगा और वो कम खाना खाएगा, ओके ना। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसका। बेटा करते होंगे गरीब लोग ऐसा कुछ देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स प्री एंड ड्यूरिंग द पोस्ट रिक्वायरमेंट्स। आपने देखा होगा केला एक अच्छा सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तुरंत एनर्जी देने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है वो। आपने टेनिस का मैच देखा है कभी? टेनिस का मैच होता है तो जैसे ही टेनिस का मैच खेलते रहते हैं प्लेयर्स, तो बीच में जब 1 मिनट 2 मिनट का उनको रेस्ट मिलता है तो तुरंत बैठ करके केला खा लेते हैं, ठीक है ना, या एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे। एनर्जी ड्रिंक मतलब वाकई में एनर्जी ड्रिंक होती है वो ये नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक नहीं होती वो, ठीक है ना, तो उसको जूस वगैरह होता है,
तो उसको पी करके वो सडन कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट गेन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उनको एनर्जी मिल जाती है, स्टेमिना बेसिकली उनका थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में इंपॉर्टेंट डाइट इन द स्पोर्ट्स क्या है, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए रिपेयर एंड रिकवरी के लिए। फॉर द डिफरेंट गेम्स द गेम कंपोजिशन रिक्वायर्ड विच कैन बी मैनिपुलेटेड, राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन कंपोजिशन होना चाहिए, शुरुआत में मील वगैरह जैसे लेनी है उसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं लोग जैसे क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो गेम जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो वगैरह में 55% ऑफ द टोटल कैलोरी शुड बी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट, उसकी वजह से ये मिलती है। सेकंड है प्रोटीन फॉर द एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आप प्रोटीन वगैरह को ज्यादा रिलाई करेंगे क्योंकि ये मसल के ग्रोथ में और रिपेयर में ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद फैट इनटेक इन द एक्सपोर्ट्स, फैट किस लिए, क्योंकि ये भी तो 25 से 30% ऑफ टोटल कैलोरी से मिलती है, तो ये भी हेल्प करता है। विटामिन एंड मिनरल्स, देखो ये नहीं लोगे ना तो जो भी ले रहे हो वो अच्छे से काम नहीं करेगा बॉडी में, इसीलिए इनकी भी सफिशिएंट मात्रा जरूरी है। फिर इसके बाद है प्री एक्सरसाइज और द प्री इवेंट मील, ठीक है ना। इसमें क्या चाहिए, जब एक्सरसाइज कर रहे हो उस समय क्या लेना है, और जब आप खाना खा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या खाना पीना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, जैसे कि मील कंप्राइजिंग हाई कार्बोनेट, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो फाइबर, लो फैट, ये आपको 500 से 1000 किलो कैलोरी का कंज्यूम करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, ड्यूरिंग एक्सरसाइज में आप जल्दी थके नहीं, ब्लड शुगर नॉर्मल मेंटेन रहे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसके लिए पानी वानी अच्छे से पीते रहने की जरूरत है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की सफिशिएंट मात्रा आप में होना चाहिए। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो गई बॉडी में, वो नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। पोस्ट ट्रेनिंग कंजम्पशन में आता है आपका रिप्लेस फ्लूइड लॉस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रिफिल द कार्बोहाइड्रेट स्टोर एंड रिप्लेस द इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड वगैरह होना चाहिए, ठीक है। खत्म हो गया क्या चैप्टर, ठीक है।